Hello students, today we are going to study 18 number chapter Sound, Production of Sound. In last video we have seen what is meant by sound. In that we have seen oscillator, what is meant by oscillation and what is meant by oscillatory motion. Now today we are going to discuss time, period of oscillation and frequency. For oscillation, how much period is required? That we see. The time required by an oscillator to complete one oscillation is called time period of oscillator. जो भी स्विंग होता है या हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑसिलेटरी मोशन एंड एम्पलीट्यूड. This figure we have seen in last video. This is called oscillator. जो ये भी पेंडुलम की जो मोशन होती है तो उसे ही हम ऑसिलेटर बोलते हैं. तो जो टाइम लगता है फ्रॉम दिस इज द मेन पॉइंट और सेंट्रल पोजीशन एंड फ्रॉम सी टू बी एंड बी टू सी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है तो उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेटर. इन दिस प्रीवियस एक्टिविटी द ऑसिलेटर ट्रैवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन बी टू सेंट्रल पोजिशन ए एंड फ्रॉम देयर टू द पोजिशन सी. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो ऑसिलेटरी मोशन है सी टू ए एंड ए टू बी जो पोजीशन होती है, देन बैक अगेन टू ए एंड ए टू बी. तो ये सी टू ए जाती है, ए टू बी जाती है और फिर से बी टू ए एंड ए टू सी. तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है वो हम पढ़ेंगे इसमें. द टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेटर टू ट्रैवर्स दिस डिस्टेंस बी ए सी ए बी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ द ऑसिलेटर. तो यही जो पीरियड है एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है तो इसे हम बोलते हैं टी और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अब जो ऑसिलेटर होता है तो उसको 1 सेकंड में वो ऑसिलेशन कितना कंप्लीट करता है तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. द टोटल मोशन बी ए सी ए बी इन द प्रीवियस एक्टिविटी इज 1 ऑसिलेशन. अब जो ये पीरियड है जो एक्टिविटी थी तो उसका जो कितना पीरियड ऐसे जाने के लिए लगता है तो यहाँ ए हियर है सी एंड हियर इज बी. फ्रॉम बी टू ए and A to C and from C to B, how much time is required? That means frequency of oscillation. Now what is meant by frequency? Frequency means n. The formula of frequency is 1 upon time of oscillation means t. That means 1 upon t. तो 1 oscillation complete करने के लिए कितना समय लगता है तो that means t. 1 upon t, that means the frequency means n. Frequency is the number of oscillation occurring in 1 second. 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज मीन्स Hz. 1 हर्ट्ज मीन्स देयर इज अ 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. अब जो हर्ट्ज है 1 हर्ट्ज मीन्स एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में. तो ऐसे ही अगर 100 हर्ट्ज होते हैं दैट मीन्स 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. तो जो पूरा ये ऑसिलेशंस होता है तो 1 सेकंड में एक होता है दैट मीन्स 1 हर्ट्ज. नाउ देयर इज वन एक्टिविटी, ट्राई दिस. यू कैन सी हियर इन पिक्चर वाइब्रेशन ऑफ द रूलर एंड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. तो जो टेबल है तो टेबल पर कुछ स्केल इन्होंने रखी है
जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमें रखनी है। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हमें ये स्केल्स रखनी है। अब जो यहाँ एक्टिविटी दिखाई गई है, ये जो स्केल है तो इसको एक हाथ से दबा के रखना है और दूसरे हाथ से उसको रिलीज़ करना है। तो जब हम स्केल रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करने के बाद ये जो स्केल होती है तो वो ऐसे मूव हो जाती है। जब वो मूव होती है तो वहाँ देयर इज सम वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, एंड इफ द वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड देयर इज सम साउंड इज प्रोड्यूस। नाउ वी कैन हियर दैट साउंड। तो हमें यही जो साउंड है उसको हियर करना है। तो जो स्केल्स रखी है तो एक स्केल में कितने वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड कैसे आती है, और ज़्यादा स्केल अगर हम रखते हैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो अगर उनको वाइब्रेट करते हैं या उनको रिलीज़ करते हैं तो कितने वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, हाउ मच साउंड इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस स्केल। Now take a note of difference in the frequency and pitch of sound। अब जो फ्रीक्वेंसी उससे निकलती है स्केल की साउंड से तो वो हमें नोट करनी है। साउंड के जो पिचेस होते हैं कितने साउंड्स निकलते हैं तो वो देखना है। ऑल्सो टेक नोट दैट व्हाट हैपन बाय फर्दर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ फ्री पार्ट ऑफ द रूलर लिटिल बाय लिटिल। अगर 10 सेंटीमीटर हमने रखे हैं तो उसका डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके भी हमको रीडिंग्स लेने हैं। तो कितने साउंड्स कितने वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड ज़्यादा आती है या कम आती है, तो ये हमें ऑब्जर्व करना है इस एक्टिविटी से। नाउ नेक्स्ट इज यूज योर ब्रेन पावर। देयर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट वन इज will a sound be generated no matter how the ruler is kept on the table। तो अगर टेबल पर रूलर हमने रखी है तो कैसे रखी है इसका कोई मतलब नहीं है, तो साउंड जनरेट होता है कि नहीं होता। नो if the ruler kept on the table is only a little part of the table इट विल नॉट वाइब्रेट विथ ग्रेटर फोर्स। तो ऐसा नहीं है तो हम कैसे भी स्केल को और रूलर को रख नहीं सकते। तो रूलर को एक मैनर में या डिस्टेंस पर रखेंगे तो तभी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। अगर जो फोर्स है हम कितना लगाएंगे, अगर ग्रेटर फोर्स लगाते हैं, इफ़ वी pull the greater force that means the vibration is greater, sound is also greater. If we pull the force is minimum that means vibrations is minimum, sound is also less. Now next question is there any correlation between the length of free part of the ruler and sound generator। अब जो हमने फ्री पार्ट रखा है रूलर, दो रूलर के बीच में, तो इसमें कोई रिलेशन है क्या जो साउंड जनरेट होता है। नो आंसर इज यस। जो रूलर्स में हमने डिस्टेंस रखा है दैट इज़ रिक्वायर। जो डिस्टेंस होता है अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, इफ़ वी द वाइब्रेटिंग रूलर पुशेज द मॉलिक्यूल्स इन एयर प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स। अब जो वाइब्रेटिंग रूलर्स होती है तो वो क्या करती है, जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पुश करती है और साउंड वेव्स क्रिएट करती है। अगर हम रूलर क्लोज रखेंगे तो वो जो आवाज़ है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो वो ज़्यादा निकलेंगे, दैट पुशेज टू साउंड वेव्स। दैट मीन्स जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा निकलेंगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। मोर द लेंथ ऑफ फ्री पार्ट ऑफ रूलर्स लेस विल द वाइब्रेशन एंड लेस विल द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड। अगर रूलर्स को हम ज़्यादा डिस्टेंस में रखेंगे तो जो साउंड के जो पिचेस होते हैं वो लेस होंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम आएंगी, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी कम आएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ द रूलर इज प्लग्ड while it is held with 25 centimeter of it of the table, does it make any sound? If is no sound, look for the reason why is it so।
अगर रूलर को हम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होगी क्या? अगर प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं होगी तो व्हाट इज द रीज़न? व्हेन there is no sound is produced, the ruler vibrates very slowly which has frequency which is not audible. अगर 25 सेंटीमीटर के डिफरेंस से अगर हम रूलर्स रखते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो वो बहुत ही कम मात्रा में क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी जो है तो वो भी बहुत ही कम मात्रा में होगी. दैट मीन्स इट इज़ अ नॉट ऑडिबल, ये हमें सुनाई नहीं देगी. Next is try this. There is one practical. Take a strong thread of a sufficient length. तो हमें एक strong thread लेना है एक sufficient length में. Tie a wooden or metal bob on one of its end to make a pendulum. तो जो thread लिया हमने तो उसे एक wooden या metal का bob हम बांध सकते हैं. तो एक pendulum बनाना है. Measure the length of thread in centimeters and make note of it. तो जो thread है तो उसकी लेंथ कितनी है तो वो हमें यहाँ नोट करनी है. Suspend the pendulum freely from support. अब जो पेंडुलम है उसको हमको फ्रीली रखना है और एक सपोर्ट देना है ऊपर. तो हम वो जो पेंडुलम है उसकी ऑसिलेशंस फ्रीली हम काउंट कर सकेंगे. Now swing the pendulum and with help of a stopwatch record how many seconds are required for 20 oscillation. तो एक stopwatch की भी हमें ज़रूरत है रिकॉर्ड या टाइम रिकॉर्ड करने के लिए. तो वो जो पेंडुलम है तो उसके 20 ऑसिलेशंस हमें मेजर करने हैं. ऐसे कंटिन्यूसली 20 ऑसिलेशन जब होंगे तो कितने समय में वो ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं तो वो टाइम हमें स्टॉप वॉच की हेल्प से रिकॉर्ड करना है. रिपीट दिस प्रोसीजर 4 और 5 टाइम्स. तो यही प्रोसीजर हमें 4 या 5 बार करनी है. डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम बाय 10 सेंटीमीटर एवरी टाइम. अब जो पेंडुलम का जो थ्रेड है तो उसको हमें 10 सेंटीमीटर कम करना है और 4 से 5 बार हमें ये रिकॉर्ड करना है. कितना समय लगता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन फॉलोइंग टेबल. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है तो हमें इस टेबल में लिखने हैं. रिड्यूस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम बाय मेकिंग यूज गिवन फॉर्मूला. अब जो ऑसिलेशन के पीरियड है वो भी हमें कम करने हैं और जो फ्रीक्वेंसी है पेंडुलम की दैट मीन्स जो थ्रेड की साइज़ है तो 10 सेंटीमीटर अगर हम कम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ऑसिलेशन पर पड़ता है. तो ये प्रैक्टिकल आपको करना है. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑसिलेटर, तो यहाँ अगर आपने 50 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ 50 सेंटीमीटर, तो सेकंड टाइम आप 10 सेंटीमीटर कम करेंगे दैट मीन्स 40, आफ्टर दैट 30, 20 एंड 10. ऐसे आपको रिकॉर्डिंग और लेंथ ऑसिलेटर की करनी है. तो 20 ऑसिलेशन के लिए यहाँ टाइम कितना लगता है तो आपको ये यहाँ रिकॉर्ड करना है. उसके बाद तो वो जो टाइम है वो टी में आए दैट मीन्स इन सेकंड. तो उसके बाद हमें कैपिटल टी निकालना है दैट मीन्स जो यहाँ टी आया है तो उसको 20 सेकंड से हमें डिवाइड करना है. अब जो अमाउंट आएगी वो हमें यहाँ राइट डाउन करनी है. और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. अब जो यहाँ t आया है तो उसको 1/t मीन्स अगर कोई अमाउंट आई हमारी यहाँ आया है सपोज टाइम इज 60 सेकंड तो उसे 60 से 1 को डिवाइड करना है. तो यहाँ आपको रिकॉर्ड लिखने हैं. तो जो ऑब्जर्वेशन यहाँ आते हैं तो ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट, नाउ कीप अ लेंथ ऑफ पेंडुलम फिक्स्ड एट 30 सेंटीमीटर. तो हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल में जो लेंथ है थ्रेड की तो वो हमने कम
की है। तो ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो पेंडुलम की जो लेंथ है हमें 30 सेंटीमीटर नॉर्मल रखनी है, फिक्स्ड रखनी है। वेरिंग द एम्पलीट्यूड मेजर द टाइम रिक्वायर फॉर 20 ऑसिलेशन इन ईच इंस्टेंट। अब जो 20 ऑसिलेशंस होते हैं उसका हमें टाइम मेजर करना है। डिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड हमें कम करना है। अगर 10 मिनट के लिए ऑसिलेशंस हम 20 ऑसिलेशंस 5 मिनट्स रखते हैं। इफ़ 5 मिनट्स हाँ 20 ऑसिलेशंस, तो हमें टाइम कम से कम यहाँ करना है। अगर हम 5 मिनट्स लेते हैं उसके बाद 4 मिनट लेंगे, उसके बाद 3 मिनट्स लेंगे, तो यहाँ हमने लेंथ कम की थी इस प्रैक्टिकल में, तो यहाँ हमें टाइम कम करना है। तब जो रिकॉर्ड है इस चार्ट में हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज हियर लेंथ ऑफ पेंडुलम इज फिक्स्ड हियर 30 सेंटीमीटर। अब एम्पलीट्यूड कम करने हैं, तो सबसे पहले हमें स्मॉल एम्पलीट्यूड देना है। दैट मीन्स जो ऑसिलेटर होता है पेंडुलम, तो उसको हमें धीरे से धक्का देना है, तो स्मॉल। उसके बाद लिटर लार्ज, उससे थोड़ा ज़्यादा, लार्जर उससे ही ज़्यादा, उसके बाद इवन लार्जर, लार्जर से ज़्यादा, और उसके बाद वेरी लार्जर। ज़ोर ज़ोर से हमें वो एम्पलीट्यूड देने हैं। तो ऐसा करने के बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन। तो 20 ऑसिलेशंस होने के लिए तो यहाँ टाइम कितना लगता है। अगर हम धीरे धीरे वो पेंडुलम को ऑसिलेशन देते हैं तो यहाँ टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, ईयर थोड़ा कम लगेगा, लार्जर में उससे कम लगेगा, इवन लार्जर में उससे भी कम लगे, और वेरी लार्जर में सबसे कम टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है टी, तो वो सेकंड में आएगा। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो टी है कैपिटल टी, तो हमें पता है वो कैसे निकालना है, टी अपॉन 20। तो ये जो टाइम यहाँ आया है तो उसको 20 से डिवाइड करके हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टी, तो यहाँ हम वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का टी का, तो वो जो लेंथ है पेंडुलम की उस पर डिपेंड होता है। द टाइम रिक्वायर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीजेस। अगर पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा है तो जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो भी इंक्रीज होगा। अगर लेंथ कम है तो ऑसिलेशन का जो पीरियड है वो भी कम होगा। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम इवन इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। जो फ्रीक्वेंसी है अगर एम्पलीट्यूड हम कम ज़्यादा देते हैं तो भी फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहेगी।